Hello viewers, now I am going to solve your last questions, question number 7, 8 and 9, which is the concluding part of my today's video. In question number 7, part 1, draw a block and tackle system of pulleys with velocity ratio equal to 3. तो velocity ratio equal to 3 के लिए आपको 3 पुलिस बनानी है, मीन्स VR आपका 3 है, तो आपको 3 पुलिस लेके एक ब्लॉक ऊपर और एक ब्लॉक नीचे. एज वी नो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ पुली है, उसको मैंने लर्न करने के आपको LO करवाया हुआ है कि ऑड में हम नीचे की लोअर ब्लॉक हुक से स्टार्ट करते हैं. बाकी पहले एक बार अब आपको एक रिजिड सपोर्ट ऊपर शो करनी पड़ेगी. यहाँ के स्ट्रिंग से आएंगे, ये आई यहाँ से नीचे, देन अपर ब्लॉक एंड देन नीचे. तो ये आपका एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन आ जाएगा. पर VR 3 है तो हमें टेंशन एटलीस्ट 3 प्लेसेस पे दिखानी ही दिखानी है. सो दिस इज ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम. और यहाँ पर आप वेट को भी दिखाएंगे. इसमें किसी भी एक छोटी सी गलती का भी आपका मार्क कटेगा, क्योंकि पूरे 3 मार्क्स मिले हैं 3 पुलिस ड्रॉ करने के लिए. तो पुलिस को थोड़ा सुंदर भी बना सकते हैं, इतना गंदा नहीं बनाना. इन सेकेंड पार्ट देख लो, स्पेसिमेन पेपर का ही फॉर्मेट आया है. सेम 7th क्वेश्चन में साउंड का सारा पार्ट था और एक पार्ट आपका यूनिट 1 से लिया गया था, वही है इसके अंदर. ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम लेके साथ में ये आ गया मशीन के साथ. सबमरीन इन द सी सेंड्स अल्ट्रासोनिक पिंग एंड स्टॉपवॉच इज स्टार्टेड साइमल्टेनियसली. उसी समय लगाया गया है. स्टॉप्स ऑन रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड वेव, मतलब क्लियर सिग्नल है कि एको हो रही है क्योंकि गई है और आई है. फ्रॉम ए ऑब्स्टेकल एंड रीड्स 1 minute 40 seconds. तो टाइम इज गिवन एज 1 minute and 40 seconds. तो 1 minute में 60 plus 40, इट मीन्स 100 seconds का आपके पास यहाँ पर टाइम आ गया. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सबमरीन. तो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है. डिस्टेंस इज इक्वल टू VT/2 एंड V इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि वाटर के अंदर है तो 1500 ही जनरली हम लेते हैं और दी भी हुई है. नाउ टाइम इज 100 एंड डिवाइडेड बाय 2. तो कितना आ गया 50, 15 5 is 75 एंड 1000. इट मीन 75 और किलो लगा देंगे. डिस्टेंस निकाला है तो आगे से मीटर लगा देंगे. तो 75 किलोमीटर आपके पास है, तो यहाँ पर भी हम मीटर लगा सकते हैं. थर्ड पार्ट आपका वैसे ही सिंपल पार्ट है और ये बहुत पहले अगर आपने PYQs किया तो इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आया भी, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है. बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड पेपर बनाया गया है. इन थर्ड पार्ट, डायग्राम्स गिवन बिलो शो 2 साउंड बॉक्सेस A and B विद वायर्स ऑफ सेम लेंथ. तो इस केस में आपको लेंथ सेम दी है, टेंशन भी सेम दी है, क्योंकि दोनों के अंदर सेम है, बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया. वो आपको दिख रहा है कि पहली वायर थिक है और दूसरी थिन है. Simultaneously, vibrating tuning forks of frequency 300 Hz are placed on the boxes A and B. तो दोनों पे ही हमने A पे भी और B पे भी 300 Hz का ट्यूनिंग फॉर्क रखा है वाइब्रेट करता हुआ. The paper rider falls off in case of B, but not in case of A. It means B वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, क्योंकि वो 300 के साथ रेजोनेंस कर रहा है. It means इसकी फ्रीक्वेंसी भी 300 Hz आ जाएगी. तभी B के केस में, A के केस में नहीं है. Now name and explain the phenomena responsible for the falling off of the paper rider in B. तो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है. बिकॉज फ्रीक्वेंसी मैच हुई तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ है. इंक्रीज एम्पलीट्यूड की वजह से यहाँ पर आपके पास ये रीजन आएगा. तो आप रेजोनेंस की डेफिनेशन को, नेम को और थोड़ा सा इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे कि पेपर राइडर की फ्रीक्वेंसी मैच करिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, दैट इज वाई. In B part, wire A resonates with a tuning fork of frequency F if F is greater than, less than or equal to 300 Hz. तो आपको बताना है इस पे क्या चीज हो रही है. सेम वही फॉर्मूला जो अभी हमने पहले भी अप्लाई किया था. तो F इज इक्वल टू, आपने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/2L अंडर द रूट T एंड पाई स्क्वायर D. अब यहाँ पर बाकी चीजें उन्होंने बोल दिया, L कांस्टेंट है, T मतलब सेम है, तो हम इनको कंसिडर ही नहीं कर सकते. बच गई ये थिकनेस पाई आर स्क्वायर. तो F किस पे, पाई आर स्क्वायर पे क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर मतलब थिकनेस जो स्ट्रिंग की है वो ली गई है. तो अब पहला वाला केस जो आपका वो थिक आ रहा है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसको थिक कर दूंगी, यानी थिकनेस को इंक्रीज करूंगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज हो जानी चाहिए. तो इट मीन्स आपका बी पार्ट में आंसर क्या आ जाएगा, इट इज लेस देन कितना दिया हुआ है आपको, 300 हर्ट्ज. तो ये चीज आपको मेंशन करनी है. रेजोनेंस का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ए पार्ट के लिए, बिकॉज इट इज कैरिंग 2 और मोर देन 2 मार्क्स इन दिस केस. In question number 8 part 1, the diagram shows wiring in a meter room of a building. तो मीटर रूम है. what is the current rating of device X? अब डिवाइस X है क्या है, तो इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा. दिस X इज अ कंपनी फ्यूज.
एंड कंपनी फ्यूज की वैल्यू वैसे तो वेरी करती है लोड के अकॉर्डिंगली, बट हमारी बुक्स के अकॉर्डिंगली हम 50 एम्पियर लेंगे। कहाँ तक लोड हो सकता है? इट कैन हैंडल 10 किलो वॉट तक का लोड इट कैन हैंडल। तो उतना ही होता है नॉर्मली घरों में, तो क्योंकि ऊपर मेंशन भी है कि बिल्डिंग का है, तो इसलिए 50 एम्पियर का ही हम चलेंगे इसमें लेके। In next case, what is the difference between the switch Z in the diagram and the switches you use to operate different appliances at home? This Z is a यहाँ पर क्या है? This is a double pole switch. एंड डबल पोल स्विच का एडवांटेज क्या है? उसने बोला डिफरेंस बताना है, तो इट ब्रेक्स द लाइव वायर कनेक्शन एज वेल एज न्यूट्रल वायर कनेक्शन, तो साइमल्टेनियसली दोनों को ब्रेक कर देता है। तो इट इज सेफ फॉर रिपेयर्स। तो अगर हमें घर में यहाँ बिल्डिंग में कोई भी कोई रिपेयर करना है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये हमारे लिए सेफ हो जाता है कि हम वहां से स्विच ऑफ करते हैं तो लाइव और न्यूट्रल दोनों वायर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और डिफरेंस मांगा गया तो वो क्या है? वो सिंगल पोल स्विच है। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि नॉर्मल स्विच जो है वो सिंगल पोल स्विच है, और सिंगल पोल स्विच का ये होता है कि वो सिर्फ ऑन ऑफ तो करता है, लेकिन किसको करता है? वो सिर्फ लाइव वायर के कनेक्शन को स्विच ऑफ करता है। तो यहाँ पर आपको ये देना है कि लाइव वायर डिस्कनेक्ट होती है। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेड इन वाई? अब वाई में आपको दिखाया क्या है? अब वाई पहले है क्या है? तो वाई है क्या? kWh मीटर है, तो kWh मीटर है। अब पूछा क्या गया? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी है क्या? ये किसका यूनिट होता है? एनर्जी। तो एनर्जी है, और इसको किस यूनिट से दिखाया गया है? फिजिकल यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज एनर्जी, क्योंकि वो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का ही बिल हम पे करते हैं उससे, तो उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट ही है kWh। अगर आपने ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस को करा है तो kWh हमारा इसी का यूनिट होता है, विच इज ए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का आता है। कमिंग टू बी पार्ट ऑल्सो, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है, आपने ज्यादा कुछ नहीं करना। न्यूक्लियर फ्यूजन का बिल्कुल सिंपल सा आपके पास आंसर आया है, या ऐसे क्वेश्चंस आपने करे हैं तो अगर बुक में थोड़ा सा भी इसके अंदर गए हो चैप्टर के, तो सेम यहाँ पर फिर से वही आ रहा है आपका। स्पेसिमेन पेपर का ही फॉर्मेट फॉलो हुआ है, उसी का ही क्वेश्चन था रेडियो एक्टिविटी का। तो यहाँ फर्स्ट जो आपके लिए छोड़ा गया है, दिस इज 1 न्यूट्रॉन, देन नेक्स्ट इज यूरेनियम आपको दिया हुआ है, यूरेनियम इज 92 235। तो नेक्स्ट क्या बन जाता है आपके पास? यहाँ पर दोबारा बना यूरेनियम, बस ये 236 हो जाएगा। और ब्रेक होगा तो आपको पता ही है बेरियम और क्रिप्टॉन, और बाई चांस आपसे दोनों में से किसी का भी कुछ मांगा नहीं किया, क्योंकि वो दोनों उन्होंने दे दिया है, एटॉमिक मास भी दिया है और मास नंबर भी दिया हुआ है। नाउ 3y मीन्स क्या बन रहा है साथ में? 3y मतलब 3 हमारे पास न्यूट्रॉन ही बन रहे हैं, तो 0 and 1 मतलब न्यूट्रॉन ही बन रहा है वहां पे भी। तो ए पार्ट के लिए आंसर क्या हो जाएगा? नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम। इट इज न्यूक्लियर फिजन। इन बी पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x आपका कहां पर है? आपको दिख रहा है यहाँ पर 92, तो ऊपर यूरेनियम का ये थर्ड पार्ट छोड़ा हुआ है, ये हमारा x है। तो x इज इक्वल टू 236 इज द मास नंबर ऑफ यूरेनियम। नाउ सो आइडेंटिफाई y द मिसिंग प्रोडक्ट। तो y आपके पास क्या है? दिस इज न्यूट्रॉन। 3 तो उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया, तो बस हमने न्यूट्रॉन लिखना है कि यहाँ पर 3y मतलब 3 न्यूट्रॉन, आपको पता ही है एमिट होते हैं साथ में। नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल पार्ट, जो कि फिर से इंटरेस्टिंग पार्ट है आपका। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर यहाँ पर आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से काफी ठीक टाइप न्यूमेरिकल लिए गए हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें बल्ब आपको दिखाया गया, 1 बल्ब इज हेयर एंड 2 बल्ब्स आर इन पैरेलल। ये 2 बल्ब हमारे पास पैरेलल में हैं, और यहाँ पर वोल्टेज जो है वो आ रहा है 12 वोल्ट। Now 3 identical bulb B1, B2, B3 each of power rating. Power is given as 18 watt and V is given as 12 volt. Are connected to a battery of 12 volt. Calculate the resistance of the bulb. तो resistance का formula you know, it is equal to V square upon P. Now V square is 12 into 12 upon P is 18, 6 2 6 3 3 4 4 2 8. तो 8 ओम इज द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर सभी की रेजिस्टेंस 8 ओम आ गई, क्योंकि इक्वल ही है। उन्होंने पहले मेंशन किया हुआ है ईच ऑफ पावर रेटिंग, यानी तीनों की सेम है। नो रेजिस्टेंस फर्स्ट पार्ट के लिए आपका आंसर हो जाएगा, इट इज 8 ओम। नाउ कमिंग टू सेकेंड, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो सेकेंड पार्ट के लिए इसका ए का फर्स्ट पार्ट है, ये जो अभी हमने किया है। नाउ सेकेंड, ए के 2 पार्ट्स हैं।
करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो करंट के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। टोटल रेजिस्टेंस के लिए एक पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो 1/8 प्लस 1/8 मीन्स 2/8 मीन्स 1/4 मीन्स पैरेलल रेजिस्टेंस वाले का 4 ओम आ जाएगा और सीरीज में एक और 8 है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 8 प्लस 4 मीन्स 12 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें करंट बताना है, सिर्फ इस पे नहीं रुकना, तो करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें वोल्टेज V आपको गिवन है, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। नाउ V इज गिवन एज 12 एंड R वी हैव कैलकुलेटेड एज 12, तो योर आंसर इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज द आंसर फॉर योर सेकेंड पार्ट ऑफ पार्ट ए। नाउ कमिंग टू बी पार्ट, अब इसके अंदर एक बी पार्ट भी है। इफ द बल्ब B3 इज रिमूव्ड, अब हम ये सोच लेते हैं कि B3 मीन्स ये है, B3 को हमने रिमूव कर दिया। इफ वी रिमूव B3 तो क्या हो जाएगा, देन विल द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब B1 इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम। तो क्या होगा, इनमें से क्या आना चाहिए, तो आप पहले ये सोचिए, अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया तो इट मीन्स यहाँ पर ये क्या हो गए, दोनों आपस में सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए, तो यहाँ RS आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 8 प्लस 8 मीन्स 16 ओम की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स अब आपका न्यू करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो उतनी ही आ रही है 12/16, इट मीन्स 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 एम्पियर की आ रही है अगर ब्राइटनेस, तो आपको पता ही है क्या करना है आपने, डिक्रीज हो रही है ब्राइटनेस, दिख रहा है, करंट कम मिलेगा क्योंकि इक्वली जो पैरेलल होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस से भी कम होती है। 4 आ गई थी हमारे पास, यहाँ पर 8 हो गई, तो सीरीज में हमारे पास, और सीरीज में तो सब अपने अपने लिए ले लेंगे जो करंट आ रहा है, तो फिर 8 करंट सेम रहेगा, इसीलिए ब्राइटनेस यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब दोनों को ही 0.5 एम्पियर का करंट मिल रहा है। ये तो पार्ट आप शो करो या ना करो, अगर आप लॉजिकली सोच के करोगे तब भी आपको दिखाई दे जाएगा कि बी पार्ट के लिए यू हैव टू राइट कि हाँ ब्राइटनेस जो हो जाएगी वो डिक्रीज होनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम कैलोरीमेट्री के दोनों क्वेश्चन आ गए हमारे पास यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और आपका मैग्नेटिज्म का आ गया अकॉर्डिंग टू द स्पेसिमेन पेपर, वही फॉर्मेट है सेम का सेम। नाउ इसमें हमारे पास गिवन है 30 ग्राम ऑफ आइस, तो आइस इज गिवन, मास इज गिवन एज 30 ग्राम of ice at 0 is used to bring down the temperature of a certain mass of water at water है, वाटर का मास एट 70 और फिर उसको हमने नीचे लाना है 20, तो मीन्स डेल्टा टी हम यहीं पर ले लेते हैं, इट इज 50 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द मास ऑफ द वाटर, दिस वी हैव टू टेल कि व्हाट इज द मास ऑफ द वाटर, और बाकी सारी वैल्यूज दी हुई हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, हीट एनर्जी दे कौन रहा है, सिर्फ वाटर ही गर्म है, तो हीट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट एनर्जी गिवन बाय वाटर इज इक्वल टू हीट एनर्जी टेकन बाय आइस। लेकिन हमें आइस को भी उतने ही टेम्परेचर पर लेकर आना है, ये हमें शो करना है। तो हीट एनर्जी गिवन बाय वाटर तो आपके पास वही होगी mc डेल्टा टी। अब उस तरफ जब हम जाएंगे तो पहले हमें ml फेज लगाना है, मैंने आपको ग्राफ से भी समझाया था कि हम ml भी लेंगे और फिर उसका टेम्परेचर हमें 20 तक लाना भी है, तो हमें ml फेज को, ये वाली को भी कंसिडर करना है, और mc डेल्टा टी के लिए उसको 20 तक लेके भी आना है, तो mc डेल्टा टी हम इसके लिए भी कंसिडर करेंगे। नाउ यहाँ पर आपके पास वैल्यूज कितनी है गिवन बाय वाटर, वाटर का ही तो आपने मास निकालना है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वही है जो होती है नॉर्मली 4.2, अपने आप लेना नहीं है हमने, इज इक्वल टू ये डेल्टा टी आ गया 50। आइस के लिए मास हमें 30 ग्राम ऑलरेडी गिवन है, तो 30 को मैं कॉमन ही ले लेती हूँ, एल यानी लेटेंट हीट आ गया, लेटेंट हीट की वैल्यू भी 336 ही गिवन है, एम हमने ऑलरेडी ले लिया, सी 4.2, और डेल्टा टी यहाँ पर कितना हो जाएगा, आइस को हमें कहाँ तक लाना है, 20 तक लाना है, तो मीन्स 20 माइनस माइनस 0, तो हमें ये शो करना पड़ेगा 20 माइनस 0, तो इट मीन्स आपका यहाँ पर 20 भी आएगा। m इंटू 4.2 इंटू 50 इज इक्वल टू 30 है, अंदर वाले पॉइंट को आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज 336 प्लस 84, 336 प्लस 84 करने पे योर आंसर इज 420, तो 420 है इंटू 30 है, इस पार्ट में मैं यहाँ इसको नीचे लेके जा रही हूँ, तो 4.5 और 50। आप मुझसे पूछ रहे थे कि कितनी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस आएंगे, आप देखो कौंसिल में कितना स्टूडेंट फ्रेंडली पेपर बनाते हैं कि कैलकुलेशंस अपने आप ही सिंप्लीफाइड होके आते हैं, वो भी तो सॉल्व करते हैं पेपर आपको देने से पहले। तो यहाँ पर आपका 1 0 लगा है, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 42 है, 10 आ गया, ये 0 भी कैंसिल कर देते हैं, 5 आ गया, 6 आ गया, 60 हो गया, तो 60 आपके पास आ गया मास। अब किस में दिया हुआ है, सारा कैलकुलेशन ही ग्राम में ही है, दोनों यूनिट्स ग्राम है, जो दिए गए यूनिट्स वो भी ग्राम में है, तो आपका 60 ग्राम इसमें मास आ जाएगा। दिस इज द मास ऑफ वाटर विच वी रिक्वायर टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ आइस टू 20 डिग्री सेल्सियस।
नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, तो इसको तो हम ऑलरेडी कर लेते हैं। सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विल वार्म 1 ग्राम ऑफ मटेरियल x बाय 10 डिग्री सेल्सियस। x जो है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो रहा है एंड 1 ग्राम ऑफ मटेरियल y को वो गर्म कर रहा है, तो उसको 40 डिग्री तक गर्म करके ले गया है। तो विच मटेरियल हैज हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें लेस राइज हुआ होगा। तो लेस राइज किस में हुआ है, एक्स में। इट मीन्स हमारा आंसर इस पार्ट के लिए, ए पार्ट के लिए हमारा आंसर आ जाएगा एक्स, क्योंकि इसमें लेस राइज हुआ है टेम्परेचर, लेस राइज इन टेम्परेचर। लास्ट पार्ट एज यूजुअल फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, यहाँ पर यू कैन सी दिस इज कंडक्टर PQ, और इसका अगर हम देखेंगे तो ये इधर पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, नेगेटिव ये है, यानी कि करंट की डायरेक्शन इसमें इस तरह से आ रही है। नॉर्थ साउथ देखने हैं तो मैग्नेट ऊपर है नॉर्थ और नीचे है यहाँ पर इसका साउथ, यानी कि करंट की डायरेक्शन आपकी इसके अंदर आ रही है, करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, और नॉर्थ टू साउथ मतलब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट की डायरेक्शन भी है, और कहीं कोई इंड्यूस वर्ड आपको दिख नहीं रहा तो कौन सा हो गया ये, आपने बताना ही क्या है, मूव कर रहा है, यानी कि हमें बताना है कि कहाँ पर मूव करेगा, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, यानी हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए निकालिए, आपका ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और वो करंट की डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की डायरेक्शन है, तो यू कैन सी का मेरा थंब जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर मतलब इनवर्ड। तो इनवर्ड में आपको यहाँ ए पॉइंट दिया है और यहाँ पर सी पॉइंट दिया है। तो कॉपर रोड PQ विल मूव टुवर्ड सी, स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो नहीं जा रहा, वो ए की तरफ जा रहा है। इट मीन्स ए आंसर में फॉल्स आ जाएगा। हम लिखेंगे आगे कि हाँ वो ए की तरफ जा रहा है, सी की तरफ नहीं जा रहा। नाउ बी पार्ट के लिए जस्ट यू हैव टू गिव द लॉ, नेम द लॉ यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। तो आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही अप्लाई किया है। इन सी पार्ट, what will be the effect on the force experienced if the rod PQ is replaced by another copper rod of same length? क्योंकि हमने लेंथ को चेंज ही नहीं किया, सेम लेंथ ले लिया, बट ऑफ ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा लिया, तो लोरेंट्ज फोर्स के हिसाब से हमें यहाँ पर ये जो हमने करा है क्वेश्चन, ये है ही लोरेंट्ज फोर्स का। आपने देखा ही हुआ है, सिल्क थ्रेड से हैंग कर देते हैं, बस यहाँ पर इन्होंने हैंग करता हुआ पूरा थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें ट्विस्ट कर दिया, और कुछ भी नहीं है, बट लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ग्रेटर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस जो होगा वो सेम ही रहेगा। तो इसका आंसर ही हमारे पास यही आएगा कि फोर्स एक्सपीरियंस विल रिमेन सेम, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और डी में हम जस्टिफिकेशन क्या देंगे कि F इज इक्वल टू किस किस पे डिपेंड करता है, B, I और L। तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, करंट सेम है, लेंथ सेम है, तो कोई रीजन ही नहीं है चेंज होने के लिए। फोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये आपने आंसर देना है, जस्टिफाई योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये बोलना तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप अभी भी सब्सक्राइब मत करो कोई बात नहीं है, शेयर विद योर जूनियर्स एटलीस्ट। अभी हो सकते हैं इन क्वेश्चंस में कुछ डिस्क्रिपेंसी रह गई हो, क्योंकि अभी मैंने बहुत अच्छे से नहीं किया, कोई गलती ओवरलुक हुई हो सकती है, सो प्लीज बेयर विद इट। थैंक यू।